चलिए सो यहाँ पे टेराकोटा भी देख लेते हैं, पर एक चीज रह गई है। देखिए इन 4 बॉन्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि डच बॉन्ड हो गया, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड हो गया, सिल्वर लॉक बॉन्ड हो गया, गार्डन्स बॉन्ड हो गया, रेकिंग बॉन्ड हो गया, डायगोनल बॉन्ड हो गया, हेरिंग बॉन्ड हो गया। तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए फॉर श्योर। पर अगेन हमारे पास मैराथन में टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, इसलिए सारे नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, एक तो आपका रेकिंग बॉन्ड से फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है, इसके अलावा आता है आपका डच बॉन्ड से। डच बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, आपका मॉडिफिकेशन होता है ओवर द इंग्लिश बॉन्ड। डच बॉन्ड इज द मॉडिफिकेशन ओवर द इंग्लिश बॉन्ड। रेकिंग बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, रेकिंग बॉन्ड के अंदर 2 बॉन्ड्स आते हैं, डायगोनल बॉन्ड और जैसे कहते हैं जिगजैग बॉन्ड, डायगोनल और हेयरिंग बॉन्ड बेसिकली। तो यहाँ पर आपका जो ये बॉन्ड्स रहते हैं, जो आपने स्पेशल आपने देखा होगा कैसे, जैसे कि लुक वाइज आपको कुछ अच्छा देना हो या फिर मतलब डायगोनल शेप में कुछ बनाना हो, क्योंकि लुक उससे बहुत अच्छा आता है, तो उस केस में ये बॉन्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डायगोनल या फिर हेरिंग बॉन्ड। रेकिंग बॉन्ड बेसिकली आपका थिक वॉल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रिक्स होती हैं वो इंक्लाइन डायरेक्शन में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेकिंग बॉन्ड की बात करूं या डायगोनल बॉन्ड की बात करूं, तो डायगोनल बॉन्ड बेसिकली कैसा जाता है आप लोगों का, डायगोनल रेकिंग फर्दर मैंने बोला था डायगोनल और हेरिंग बॉन्ड में रहता है, डायगोनल एंड हेरिंग बोन बॉन्ड या हेरिंग बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो डायगोनल के केस में इस तरीके से जाती हैं लाइंस, जबकि हेरिंग बॉन्ड के केस में इस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। और जिगजैग बॉन्ड हेरिंग बॉन्ड के जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, जिगजैग बॉन्ड भी होता है एक, वो हेरिंग बॉन्ड के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से पैटर्न बेसिकली आर्किटेक्चरल अगर आपको इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा चाहिए तो आप ये वाले बॉन्ड्स यूज में लेकर आ सकते हैं बच्चों। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है आपके पास, अब बात करते हैं टेराकोटा की। अब जब हम टेराकोटा की बात करते हैं, आप इसको बर्न्ड क्ले भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बर्न्ड क्ले भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टेराकोटा होता क्या है यहाँ पे, अब देखिए वहां पे लिखा भी है टेरा मीन्स क्ले एंड कोटा मीन्स बर्न्ड, तो बर्न्ड क्ले भी हम इसको इन जनरल टर्म्स में बोलते हैं। ये एक तरीके का रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड का कंटेंट होता है वो कंपेरेटिवली क्या रहता है, अच्छा रहता है, और यहाँ पे डिजायर्ड कलर भी आप पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय वेयरिंग द आयरन ऑक्साइड इन क्ले डिजायर्ड कलर कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो आपकी क्ले होती है उसको मिक्स किया जाता है पाउडर ग्लासेस के साथ, पॉटरी एंड द सैंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड पक्ड सेवरल टाइम्स टिल इट गेट्स यूनिफॉर्म एंड सॉफ्ट फॉर द मोल्डिंग। टेराकोटा आपका जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबसे पहले तो ये, ठीक है ना, इट्स अ बर्न्ड क्ले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेराकोटा कैसा होता है, इम्पर्वियस होता है, हार्ड होता है, कंपैरेटिवली चीप होता है। ये जो प्रोडक्ट है इसको स्पेशल किन्स में बर्न किया जाता है, और कंपोजिशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से रहती है। ड्राई क्ले आपकी 50 से 60%, ग्राउंड ग्लास 8 से 10%, क्रश पॉटरी 20% और क्लीन व्हाइट सैंड 10 से 20%। क्लियर है इतनी चीज। चले यूजेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेराकोटा काफी जगह पे यूज किया जा रहा है मेजनरी में। तो होलो ब्लॉक्स जो होते हैं टेराकोटा के वो मेजनरी के लिए यूज किए जाते हैं, कॉर्निस एंड आर्चेस में भी ये यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टैट्यूटिट्स जो होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल वर्क्स में भी यूज किया जाता है। फायर प्रूफ होता है तो इट इज मोस्टली सुटेबल एज केसिंग फॉर स्टील कॉलम्स एंड बीम्स, ठीक है ना। और पोरस टेराकोटा को हम साउंड इंसुलेशन के लिए भी यहाँ पे यूज में लेकर आते हैं बच्चों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कम्स द पोर्सिलेन। पोर्सिलेन बेसिकली क्या होता है, ये हाई ग्रेड सेरामिक वेयर होता है, जिसका की जो कलर होता है वो कंपैरेटिवली व्हाइट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका बिल्कुल 0 होता है, और सरफेस कैसा रहता है, ग्लेज रहता है। ये सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। और इसमें क्या रहती है, जो क्ले रहती है फाइनली डिस्पर्स फॉर्म में, मतलब बेसिकली इसमें क्या रहता है आपका क्ले, क्योलिन, कॉर्ड्स, फेल्सपार, ये सारे के सारे फाइनली डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दे आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर एंड कवर्ड विद अ कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लेज। क्लियर। सो यहाँ पे जो ग्लेजिंग मटेरियल होता है उसको अप्लाई कर दिया जाता है फायरिंग से पहले ही। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फेल्सपार पार्टिकल होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं अदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ, ठीक है ना, और दूसरे अदर कंस्टिट्यूएंट्स को ये बाइंड भी कर देते हैं इनटू अ हार्ड डेंस एंड विट्रस मासेस में, ठीक है ना। क्या बना देते हैं, उनको हार्ड बना देते हैं, डेंस बना देते हैं, और एक विट्रस मास में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। अब अगेन जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं वो मतलब वो भी ये भी इंश्योर करते हैं कि जो पोरोसिटी रहे वो बिल्कुल ना रहे, नॉन पोरोसिटी रहे, और एक बेटर प्रोडक्ट आपके सामने आए। और व्हाइट कलर की वजह से इसको व्हाइट वेयर भी कहा जाता है। ये पोर्सिलेन डिशेज आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, आजकल पोर्सिलेन के बहुत सारे मटेरियल्स आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल दिख रहे हैं, क्रॉकरी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है ना, बहुत ईजिली से। अब बात करते हैं टिम्बर, ठीक है ना, टिम्बर की बात करते हैं। तो सबसे पहले वुड होता क्या है, वुड क्या है, बेसिकली हार्ड या फाइब्रस सब्सटेंस होता है विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है ना। तो वुड क्या है, एक हार्ड फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो कि मेजर पार्ट बनाता है ट्रंक और ट्री का।
So it can also be defined as a natural polymeric material that practically doesn't age. ये डेफिनेशन इसकी बहुत चलती है. ये एक नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल है जो कि प्रैक्टिकली जिसकी एज नहीं बढ़ती है, जिसकी प्रैक्टिकली एज नहीं बढ़ती है, विच प्रैक्टिकली डजंट एज. टिम्बर की अगर हम बात करें, इंजीनियर्ड वुड को ही टिम्बर कहा जाता है. बेसिकली टिम्बर जो आती है, आप अगर देखते हैं जो आप वुड आ रही है, दो तरीके के पेड़ होते हैं. एक होते हैं आपके एक्सोजेनस, एक क्या होते हैं एक्सोजेनस, यहाँ पे लिखा है क्या, एक होते हैं एक्सोजेनस और एक होता है आपका एंडोजेनस. दो तरीके के पेड़ होते हैं, एक्सोजेनस एंडोजेनस. एक्सोजेनस बोले तो जो बाहर की तरफ ग्रो करता है, एंडोजेनस जो अंदर की तरफ को ग्रो करता है. एक्सोजेनस की जब हम बात करते हैं, एक्सोजेनस फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, कॉनिफर्स एंड डेसिडस. ठीक है ना. जो एक्चुअल में इंजीनियर्ड वुड आ रही है वो डेसिडस से आती है. कॉनिफर्स बोले तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडस बोले तो जो कि क्या होते हैं वंस इन ईयर अपने लीव्स को शेड करते हैं. शेड तो कॉनिफर्स भी करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी करते हैं, पर ये आने के बाद सेट करते हैं. आने के इनकी जब नई लीव्स आ जाती हैं तभी पुरानी पत्तियों को झाड़ते हैं, इसलिए आपको लगता ही नहीं कि उन्होंने पत्तियां झाड़ी हैं. तो डेसिडस ट्रीज से ही मोस्टली हार्डवुड आप लोगों की आती है. क्लियर. और एंडोजेनस की अगर हम बात करें तो जैसे बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाम हो गया, एंडोजेनस कैटेगरी जो अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं फैल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि बैम्बू, केन एंड पाम. क्लियर. तो आपको हार्डवुड पता चल गई. इंजीनियर्ड वुड कहाँ से आ रही है, डेसिडस ट्री से आ रही है. तो हार्डवुड की अगर हम बात करें, साल, टीक, ओक, बबुल, ये सारी की सारी हार्डवुड की कैटेगरी है. चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये सारी की सारी आपकी अगेन सॉफ्टवुड की कैटेगरीज रहेंगी. तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में. तो जो वुड की क्लासिफिकेशन होती है, देखो अलग अलग हेड्स पे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं. जैसे ड्यूरेबिलिटी के हेड पे अगर आप क्लासिफाई करते हो तो लेस देन 5 ईयर क्या माना जाता है, लो ड्यूरेबिलिटी है, 5 से 10 साल मीडियम ड्यूरेबिलिटी है, और ग्रेटर देन 10 ईयर्स इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी मानी जाती है. क्लियर है. तो बेसिकली ऐसा भी पूछ सकता है मंथ वाइज. लेस देन 60 मंथ लो ड्यूरेबिलिटी, 60 to 120 मंथ्स मीडियम ड्यूरेबिलिटी, और ग्रेटर देन 120 मंथ्स आपकी अगर टिम्बर चल रही है तो वो हाई ड्यूरेबल टिम्बर है. नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी के बेसिस पे ग्रुप ए, बी और सी में डिवाइड किया जाता है. सो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में 12.5 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होगा तो वो ग्रुप ए में है. अगर 9.8 से 12.5 के बीच में है तो बी में है, और अगर 5.6 से 9.8 के बीच में है तो वो ग्रुप सी की कैटेगरी में बांटा जाएगा. नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. अगर आप अवेलेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे बात करते हैं तो सब ग्रुप एक्स, वाई एंड जेड, यहाँ पे एक्स वाई, क्लास एक्स वाई जेड या ग्रुप एक्स वाई जेड आप बोल सकते हैं. तो एक्स में जो मोस्ट कॉमन आपकी टिम्बर मोस्ट कॉमनली जो अवेलेबल रहेगी वो आती है सारी की सारी. तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन है 1415 मीटर क्यूब और मोर पर ईयर अगर आपको मिल रही है तो वो आपकी क्या हो जाती है, मोस्ट कॉमन हो जाती है. क्लियर है इतनी चीज. अगर आप बात करते हैं कॉमन की जो कि वाई क्लास में आता है तो वो 355 से लेकर 1415 मीटर क्यूब पर ईयर तक आप लोगों को मिल जाती है. ठीक है. मोस्ट कॉमन तो 1415 मीटर क्यूब तक मिल जाती है, और कॉमन आपकी जो मिलती है 355 से 1415 मीटर क्यूब के पर ईयर मिल जाती है, जबकि जो लेस कॉमन होती है वो 355 मीटर क्यूब पर ईयर से भी कम में आप लोगों को मिलती हैं. ठीक है ना. ये दिस डिटेल इज गिवन एज पर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वो है उनके हिसाब से. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. देखिए जब जो जिस टिम्बर से आप लोगों को हार्डवुड मिलने वाली है, जब वो इस फॉर्म में रहता है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर कहलाता है. जब आप उसको काट देते हो तो वो रफ टिम्बर कहलाता है, और जब आप उसको एक किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो वो कन्वर्टेड टिम्बर कहलाता है. नेक्स्ट कम्स दी अगेन एक्सोजेनस ट्रीज का फर्दर यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है ना. इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है या कोन शेप भी कहा जाता है. ये एनुलर रिंग्स हैं बच्चों, ये दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, मैं थोड़ा और डार्क कर दे रही हूँ. दीज आर द एनुलर रिंग्स ऑफ द ट्री. जब आप पेड़ को काटते हो ना तो इस तरीके की एनुलर रिंग्स जो दिखती है ना, पेड़ की जो एज होती है वो इन्हीं एनुलर रिंग से निकाली जाती है या फिर कार्बन डेटिंग से निकाली जाती है. याद रखिएगा. ठीक है ना. तो ये हम लोगों ने देख ही लिया है, ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने. एंडोजेनस हो गया. ठीक है. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, तो अभी जो आप लोगों ने देखा ये यहाँ पे देखिए, और स्पेसिफिकली यहाँ पे रिंग्स बनाई हुई हैं. ये सारी की सारी रिंग्स एनुलर रिंग्स कहलाती हैं बच्चों, और ये आपके पेड़ की उम्र बताती हैं कि आपका पेड़ कितने साल का हो गया है. ठीक है ना. या तो कार्बन डेटिंग से आप निकाल सकते हैं या इन एनुलर रिंग्स को काउंट करके निकाल सकते हैं. दो तरीके के वुड होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड. दोनों के डिफरेंस याद रखिएगा. एक होती है सॉफ्ट वुड और एक होती है हार्ड वुड. हार्ड वुड हमेशा लाइट डार्क कलर की होगी, हार्ड वुड डार्क कलर की होगी, सॉफ्ट वुड आपकी लाइट कलर की रहेगी. ये रेजिनियस होती है, हार्ड वुड आपकी नॉन रेजिनियस होती है. सॉफ्ट वुड में जो एनुलर रिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं. एनुलर रिंग्स डिस्टिंक्ट होती हैं, और आपका मेडुलरी रेज इनडिस्टिंक्ट होती हैं. मेडुलरी रेज क्या होती हैं, यहाँ से इस तरीके से रेज निकल रही होती हैं. बेसिकली जो पेड़ की स्ट्रेंथ होती है, बेसिक शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्हीं मेडुलरी रेज की वजह से होती है. ठीक है. अगर ये इनडिस्टिंक्ट है, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है, कटी पटी है कहीं से, तो स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है फॉर श्योर.
जबकि हार्डवुड के केस में एनुलर रिंग्स जो होती हैं वो इनडिस्टिंक्ट होती हैं और मेडुलरी रेस क्या होती हैं आपकी डिस्टिंक्ट होती हैं। इसीलिए वो हार्डवुड है, क्योंकि उसमें मेडुलरी रेस क्या होती है डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब कहीं से कटी मटी नहीं है, क्लियरली विजिबल है। एनुलर रिंग्स डिस्टिंक्ट होंगी तो मेडुलरी रेस इनडिस्टिंक्ट ही होंगी, है ना। और इसी का वाइस वर्सा आप यहाँ पे देख भी रहे हो। एनुलर रिंग्स सॉफ्ट के केस में डिस्टिंक्ट थी, मेडुलरी रेस इनडिस्टिंक्ट थी, जिसकी वजह से जो वुड थी वो हार्ड थी। और इसी का वाइस वर्सा क्या था, हार्डवुड, जिसमें एनुलर रिंग्स इनडिस्टिंक्ट थी, मेडुलरी रेस आपकी डिस्टिंक्ट थी। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे ये मैक्रो स्ट्रक्चर है ट्री का जो आप देख रहे हैं। देखिए, एक पेड़ होता है, उसका नीचे वाले पोर्शन को रूट्स कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को ट्रंक और ऊपर वाले को क्राउन कहा जाता है, जहाँ पे आपको फल फ्रूट मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली वो जो आप देख रहे हो मैक्रो स्ट्रक्चर है ट्री का, सबसे इनरमोस्ट पोर्शन क्या कहलाता है इसका, सबसे इनरमोस्ट पोर्शन, दिस इज 1 2 3 4 मान लीजिए, तो सबसे इनरमोस्ट पोर्शन कहलाता है आपका पिथ। क्या कहलाता है, पिथ। पिथ को सराउंड कर रही है आपकी हार्डवुड। क्या सराउंड कर रही है, हार्डवुड सराउंड कर रही है, हार्डवुड, ठीक है ना। हार्डवुड के बाहर है आपका सैपवुड, सैपवुड के बाहर है आपका कैम्बियम लेयर, ठीक है ना। कैम्बियम लेयर, अगेन ये इनर बार्क, ये आउटर बार्क। कैम्बियम लेयर के बाहर क्या है, आउटर बार्क है, और उस सबसे बाहर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैम्बियम लेयर के पास जो है वो इनर बार्क है, और जो आप लोगों को दिखाई देता है बाहर से वो आउटर बार्क है, वो आउटर बार्क है। और ये जो है इसको नंबर 7 दे देते हैं। नंबर 7 पे है आपकी मेडुलरी रेस। नंबर 7 पे क्या है, मेडुलरी रेस। देखो यही बाइफिकेशन आप लोगों को दे भी रखा है। इन रिंग्स को एनुलर रिंग्स कहा जाता है। ये मेडुलरी रेस हो गई, अंदर वाला पोर्शन जो डार्क पोर्शन है वो पिथ, उसके बाहर वाला हार्डवुड, फिर उसके बाहर वाला सैपवुड, फिर उसके बाहर वाला कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क एंड देन कम्स द आउटर बार्क, ठीक है ना। तो ये मैक्रो स्ट्रक्चर दिखा रखा है आप लोगों को ट्री का। अब ये करता क्या क्या है, कौन सा भाग, वो देख लेते हैं। जब हम पिथ की बात करते हैं, पिथ इनरमोस्ट पोर्शन होता है आपके पेड़ का। जब आपका पेड़ अपनी यंग एज में होता है तो उस केस में जो न्यूट्रिशन उसको मिल रहा होता है वो पिथ के द्वारा ही मिल रहा होता है। जैसे ही पेड़ आपका बड़ा होता है उसको न्यूट्रिशन मिलना यहाँ से बंद हो जाता है और एक डेड पोर्शन में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है। फिर आती है आपकी हार्डवुड। हार्डवुड से आपकी स्ट्रेंथ आ रही है आपके पेड़ को, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, ये जो वुड होती है डार्क कलर की होती है, पेड़ को जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो इसी की वजह से मिल रही है। ग्रोथ ऑफ ट्री में इसका कोई रोल नहीं होता, पर स्ट्रेंथ देने में, रिजिडिटी देने में इसका पूरा का पूरा रोल रहता है, ठीक है ना। तो ये जो वुड है इंजीनियर्ड पर्पस के लिए यूज होती है। फिर देन कम्स द सैपवुड। सैपवुड बेसिकली अभी के टाइम पे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके पेड़ को, यंग एज मतलब जब वो बच्चा था, ना, ठीक है ना, तो उस केस में उस टाइम पे कौन दे रहा था, आपका पिथ दे रहा था। अभी यंग एज में उसको कौन दे रहा है, सैपवुड दे रहा है, अभी के टाइम पे सैपवुड दे रहा है, ठीक है ना। तो सैपवुड लाइट कलर का होता है एंड इट प्लेस एक्टिव रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। देन कम्स द कैम्बियम लेयर। फ्यूचर में जब उसका मान लीजिए उसका बुढ़ापा आएगा, उस केस में ये कैम्बियम लेयर गेट्स कन्वर्टेड टू सैपवुड। उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो इस कैम्बियम लेयर से ही मिलेगा, क्योंकि ये जैसे कहते हैं सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो फ्यूचर ग्रोथ का जो ध्यान रखेगा वो कैम्बियम लेयर आपका ध्यान रखने वाला है। देन कम्स द मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस बेसिकली क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है टिम्बर को इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो बेसिकली ये इसी पे डिपेंड करता है, कटी पटी होंगी तो स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, नहीं होंगी डिस्टिंक्ट होंगी तो स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आप बात करते हैं जिसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ द ट्री की, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ द ट्री की। अब देखिए, अब आप पेड़ किस तरीके से ग्रो करता है आप सभी को पता है। पेड़ को ग्रो करने के लिए, जैसे हमें ग्रो करने के लिए खाना पानी चाहिए, ऐसे पेड़ को भी चाहिए। पेड़ को अलॉन्ग विद दैट हवा भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है ना, पानी भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, उन चीजों को वो अपने खाने के अनुसार कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको एज अ फूड वो ग्रहण करता है और ग्रो करता है। ये चीजें तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं किसकी, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो आपको ये 4 जैसे कहते हैं चीजें याद रखनी है। प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, फॉलिंग ऑफ ट्री, पहले उसको काटा जाता है, फिर किया जाता है सीजनिंग ऑफ ट्री। सीजनिंग बोले तो रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। फिर कम्स द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर मींस उसको एक शेप देना। देन कम्स द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। फिर उसके बाद अगेन कीड़े लग जाते हैं, टर्माइट्स लग जाते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, प्रिजर्वेशन भी देना पड़ता है, तो वो हम प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के उसमें पढ़ेंगे। देखिए, अब फॉलिंग ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करें, देखो पेड़ को काटने का एक समय होता है। ऐसा नहीं होता जब मन आए चले गए और काट दिया, या किसी भी सीजन में मन आया काट दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो समझिएगा, पेड़ की जो एज होती है मतलब पेड़ काटने की जो एज होती है ना, अगर वो पेड़ 50 से 100 साल के बीच में है तभी आप उसको काटेंगे। अंडर मैच्योर होगा तो भी नहीं काट सकते, ओवर मैच्योर होगा तो भी नहीं काट सकते। अब होता क्या है, देखो पेड़ हमें हमेशा तभी काटना चाहिए जब, जिसे कहते हैं देखिए, सैप एक तो क्या हो, कंट्रोल में हो, सैप मोशन में ना हो। अगर सैप मोशन में होगा तभी भी आप पेड़ नहीं काट सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपका पेड़ ओवर मैच्योर, अंडर मैच्योर होगा तो भी नहीं काट सकते हो। होता क्या है समझिएगा,
अब क्या होता है, अगर पेड़ आपका ओवर मेच्योर हो गया, मतलब 100 साल से ऊपर का पेड़ अगर है, तो उसमें आपको जो वुड मिलेगी वो डिकेड वुड मिलेगी। और अगर अंडर मेच्योर पेड़ आप उठाओगे तो उसमें सैपवुड का पोर्शन कंपेरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, सैपवुड का पोर्शन ज्यादा होगा। क्लियर इतनी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो पेड़ है 50 से 100 साल के बीच में ही काटते हैं, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर। इसके अलावा कौन से मौसम में काटना चाहिए ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पहाड़, मैंने कहा सैप जब हमेशा रेस्ट में होता है तभी पेड़ कटेंगे, सैप मोशन में होगा तो पेड़ नहीं काटे जाते। सैप मोशन में होगा बोले तो मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप है तो मॉइस्चर उड़ने लग पड़ता है ना, तो उस केस में क्या है, अगेन सैप मोशन में है अंदर से बाहर की तरफ। और मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिशें हैं तो पानी पानी हर जगह पानी पानी ही है, तो बाहर से इंटरनल, आउटर टू इंटरनल क्या होगा, मोशन होगा आपके सैप का। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, हमें एक ऐसा मौसम चाहिए जिसमें जो सैप हो रेस्ट में हो, तभी पेड़ कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब क्या होता है, हिली रीजन्स में जो कटिंग की जाती है वो मिड समर्स में की जाती है, क्योंकि वहां पे सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है, इसलिए मिड समर्स में हिली रीजन्स में पेड़ को काटा जाता है। जबकि प्लेन एरियाज में जो कटिंग की जाती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, अगेन यहाँ पे हम लोग प्लेन एरियाज में जो कटिंग करते हैं वो विंटर्स में करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ दी समर्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं समर्स के केस में एक्सेसिव लॉस हो जाता है मॉइस्चर का, प्लेन्स के केस में क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ती है ना, तो इनर टू आउटर मोशन होता है सैप का, तो हम अवॉइड करते हैं प्लेन्स में समर्स में काटने के लिए, प्लेन्स में हम विंटर्स के अराउंड यहाँ पे पेड़ काटते हैं। क्लियर इतनी चीज? चलिए सो अब आपको समझ में आ गया हिली रीजन में कब काटना है, प्लेन रीजन में कब काटना है। तो बेस्ट टाइम क्या है, मिड समर है, मिड विंटर है, जब आपका सैप क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा बच्चों। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द टिम्बर, चाहे ब्रिक हो, टिम्बर हो या स्टोन हो, तो रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट को क्या कहा जाता है, सीजनिंग कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ताजे ताजे पेड़ कटे हुए रहते हैं ना, उनका जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है बच्चों वो 50% रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्राई आउट करते हैं और उसको 10 से 12% के अराउंड यहाँ पे लेके आते हैं, कि कब कहाँ से कहाँ तक, 10 to 12% तक उसको लेकर आते हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम देखो 15% ही ला पाते हैं, प्रैक्टिकली हम 15% ही ला पाते हैं, प्रैक्टिकली तो हम इससे नीचे लाते ही नहीं है, पर 10 से 12% बोलते हैं कि इतना तक मैक्सिमम आ सकता है। इसीलिए जिसे कहते हैं यही होता है, सीजनिंग इज डन अप टू अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10 to 12%। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इज 15% ओनली, प्रैक्टिकल लिमिट 15% है, मैंने बताया ही आपको। ठीक है ना? तो सीजनिंग के दौरान फ्री वाटर को रिमूव किया जाता है पेड़ से, एंड द पॉइंट at which it is completely removed is termed as fiber saturation point। अब ये क्या है, इस तरीके इसको समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये पेड़ है आपका, ठीक है ना, अब क्या होता है, हर किसी की बॉडी में स्ट्रक्चरल वाटर भी होता है, तो पेड़ का ये स्ट्रक्चरल वाटर है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल वाटर है, और यहाँ पे फ्री वाटर अवेलेबल है, फ्री वाटर अवेलेबल है। अब जब सीजनिंग की जा रही है तो ये सारा का सारा पानी उड़ेगा, स्ट्रक्चर का नहीं उड़ेगा, ये उड़ेगा। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये सारा का सारा जो फ्री वाटर था अब खत्म हो गया, ये पॉइंट होता है फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। ये पॉइंट ये बता रहा है कि भैया अगर अब तुम फर्दर सीजनिंग करोगे तो आपके टिम्बर में आ जाएंगे क्रैक्स, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चरल वाटर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर फर्दर सीजनिंग की तो स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आपके टिम्बर में आ जाएंगे बच्चों क्रैक्स। क्लियर इतनी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगेन सीजनिंग करते किस तरीके से है, आर्टिफिशियल सीजनिंग किस तरीके से की जाती है, सुनिएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग कर रहे हैं। बॉइलिंग के केस में आप क्या कर रहे हैं, लगभग जैसे कहते हैं टिम्बर को आप पानी में प्लेस कर रहे हैं और उस पानी का जो टेम्परेचर है आप उसे बॉइलिंग पॉइंट पे रख देते हैं और 3 से 4 घंटे तक ऐसा मतलब उसको मेंटेन रखते हैं। उसके बाद टिम्बर को आप नेचुरली ड्राई करते हैं। ठीक है ना? टेम्परेचर इंक्रीज करने से, देखिए हमें जो टिम्बर में से मॉइस्चर रिमूव करना है, बाहर वाला नहीं अंदर वाला करना है, हमें सैप रिमूव करना है ना? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ सीजनिंग डिक्रीज, तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे इवेपोरेशन क्विक होगा और सीजनिंग की ड्यूरेशन इसलिए कम हो जाती है। दिस इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग, दिस इज बट इट इज कॉस्टली, बट क्या होता है कंपैरेटिवली कॉस्टली रहता है बच्चों। देन कम्स द इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। यहाँ पे एसी करंट की मदद से हम लोग, क्योंकि करंट हीट प्रोड्यूस करता है, राइट, एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? सो हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, जिसकी मदद से क्या होता है, सैप रिमूव होता है और हम टिम्बर की सीजनिंग में इसको यूटिलाइज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कम्स द किल्न सीजनिंग। किल्न मतलब भट्टी, अभी देखा था हम लोगों ने, राइट? तो भट्टियों में हम लोग टिम्बर को डाल देते हैं और एकदम से इसको हाई टेम्परेचर में नहीं रखते, पहले उसका रिलेटिव जो टेम्परेचर है बैलेंस करते हैं, मतलब पहले हॉट एयर भेजते हैं। हॉट एयर भेजने के बाद जैसे उनका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बैलेंस हो जाती है, फिर उसके बाद टेम्परेचर हाई करते हैं, ठीक है ना? तो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है टेम्परेचर, एकदम से नहीं किया जाता, अदरवाइज क्या हो जाएगा, टिम्बर में भी क्रैक आ सकता है। तो और उसके बाद, ठीक है ना, तो जैसे ही ये सब हो जाए तो आप टिम्बर को जब निकालेंगे फिर उसको आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली जैसे कहते हैं यहाँ पे टिम्बर के बाद मतलब उसको फिर ठंडा करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेम्परेचर इज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डजंट रिजल्ट इन इवेपोरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नॉट रिड्यूस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बैलेंस की जाती है पहले, हेंस यूनिफॉर्मली ड्राइंग द टिम्बर।
यहाँ पे जो टिम्बर की ड्राइंग की जाती है, यूनिफॉर्मली ड्राई होता है टिम्बर, ठीक है ना। विद किल्न ड्राइंग देयर इज लिटिल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, यूजुअली लेस देन 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम नेचुरल सीजनिंग में एयर और वाटर सीजनिंग की जाती है। इसमें तो एयर सीजनिंग में तो अगेन एक शेड दिया जाता है अलॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 300 mm। यहाँ पे टिम्बर स्टैक किया जाता है। ये जो 300 mm वैल्यू दिया है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव खींचता है आपको, मतलब तो स्टैक्ड हाइट पूछता है कितना, 300 mm रहती है। केयर इज टेकन टू सी दैट एयर कैन सर्कुलेट अराउंड ईच टिम्बर बार, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से एयर ड्राइंग की जाती है। वाटर सीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इफ दिस इज द टिम्बर दैट वी हैव, मान लीजिए ये वो टिम्बर था जो हमारे पास है और ये वाटर का डायरेक्शन है जहाँ पे वो मूव कर रहा है। तो जो बड़ा मूव होता है हमेशा हम इसके इस तरीके से रखते हैं ताकि इसका वाटर का जो एकदम प्रेशर आ रहा है उससे सैप रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से सैप को रिमूव किया जाता है। हमें सैप ही रिमूव करना है क्योंकि बाकी तो हवा से भी सूख जाता है पेड़ ना, हमें बेसिकली इंटरनल सैप ही रिमूव करना है। तो देखिए लॉग्स ऑफ टिम्बर आर इमर्ज्ड इन वाटर स्ट्रीम सच दैट लार्जर पोर्शन इज प्लेस्ड अपस्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द सैप इज रिप्लेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर कैन बी रिमूव्ड इन द शॉर्टर टाइम। नेक्स्ट, लेकिन ये मेथड भी कंपैरेटिवली बहुत मेसी रहता है, 1 महीने तक लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रखना पड़ता है। तो इट्स अ बिग टाइम, मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है, नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसलिए हम बेसिकली या तो किल सीजनिंग प्रेफर करते हैं, वही हमारे लिए सुटेबल रहता है। इलेक्ट्रिकल जो सीजनिंग है वो भी बहुत महंगा है हम लोगों के लिए, है ना। तो इसके अलावा बॉइलिंग वाला भी जिसे कहते हैं वो भी कॉस्टली रहता है, एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की तरफ। जैसे आप देख पा रहे होंगे कन्वर्जन मतलब शेप में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं ऑर्डिनरी सोइंग। ऑर्डिनरी सोइंग में जो एंगुलर रिंग्स होती हैं टेंजेंशियली पोर्शन कट किए जाते हैं, जैसे कि इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सबसे इकोनॉमिकल आपकी सोइंग होती है ऑर्डिनरी सोइंग। इसमें जो वेस्टेज होती है वो भी मिनिमम होती है, ठीक है ना। वेस्टेज भी क्या होती है, मिनिमम यहाँ पर रहती है, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट कम्स द क्वार्टर स्विंग। क्वार्टर स्विंग में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कट्स बनाए जाते हैं जो ताकि वो राइट एंगल, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ना, जैसे आप पिज्जा जब कट करते हैं तो वहां से एक क्वार्टर पोर्शन आप निकाल के खाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो कट्स हैं दे आर मेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यूज व्हेन द एंगुलर रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट। तब यूज किया जाता है जब एंगुलर रिंग्स क्या हो, इनडिस्टिंक्ट आपकी हो, ठीक है ना। एंड दीज सेक्शंस आर लायबल टू बेंड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्लियर। तो इस सॉइंग को क्वार्टर सॉइंग कहा जाता है। नेक्स्ट कम्स दी टेंजेंशियल सॉइंग। टेंजेंशियल सॉइंग की जब आप बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो कट्स में बनाए जाते हैं टेंजेंशियल टू द एंगुलर रिंग्स ही होते हैं दैट मीट ईच अदर एट द राइट एंगल, जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे मिल रहे हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से आपका ये एंगुलर रिंग्स था, है ना। और कट्स कैसे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। टेंजेंशियली देखो, एंगुलर रिंग्स के टेंजेंशियल इस तरीके से काटे और यहाँ से भी मतलब ऊपर से भी ऐसे टेंजेंशियली जाएगा, और ये देखो ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं ना। सो द कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एंगुलर रिंग्स दैट मीट ईच अदर एट द राइट एंगल। तो जो स्ट्रेंथ आती है यहाँ से मिनिमम आती है, क्योंकि मेडुलरी रेस भी कट हो जाती हैं, ठीक है ना। और मेडुलरी रेस कट हो गई तो अगेन स्ट्रेंथ तो कॉम्प्रोमाइज होनी ही है। फिर आती है रेडियल सॉइंग, जो कि इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो कट्स बनाए जाते हैं दे आर मेड पैरेलल टू द मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस इसी तरीके से जाती है ना, इसी तरीके से जाती है, तो यहाँ पे इसी तरीके से कट बनाए गए हैं। और क्योंकि अगेन मेडुलरी रेस किसी भी तरीके से कटी फटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइंग दैट वी हैव। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस मिलते हैं यहाँ से, पर यहाँ पे वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको डेकोरेटिव इफेक्ट चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आप इसको प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज हम ऑर्डिनरी सोइंग ही प्रेफर करते हैं। एक चीज और, टेंजेंशियल सोइंग कभी भी फ्लोरिंग के लिए यूज नहीं होती, ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इट इज नॉट यूज फॉर फ्लोरिंग, ठीक है ना। इट इज नॉट यूज फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए कभी यूज नहीं की जाती टेंजेंशियल सोइंग। क्लियर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे इस वाली सोइंग में स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है लेकिन वेस्टेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम रेडियल सोइंग भी बहुत स्पेशल ओकेजन या फिर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ हो तभी प्रेफर करते हैं, ऑन ऑर्डर ऐसा कह सकते हो, ऑन डिमांड। नेक्स्ट हम प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो अब प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। टिम्बर को प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेशन इसलिए कैरी किया जाता है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर। प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, उसको ज्यादा ड्यूरेबल बना सके, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जा सके अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाइज, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स जो भी हैं उन सभी के अगेंस्ट। नहीं, ठीक है ना। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो 1-3-4 ट्रीटमेंट भी कहलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, 1:3:4 ट्रीटमेंट भी इसको कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे इसको आर्सेनिक, ये है आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। क्या है ये आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, आप इसको जानते हैं। यहाँ पे आर्सेनिक परऑक्साइड के सॉल्यूशन से टिम्बर को कोट किया जाता है अलॉन्ग विद कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको 1:3:4 रेशो भी कहा जाता है, ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जाता है व्हाइट आर्ट्स के अगेंस्ट, यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हियर द ट्रीटमेंट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द
अटैक ऑफ द व्हाइट आर्ट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट कम्स द केमिकल सॉल्ट्स। तो केमिकल सॉल्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये केमिकल्स यूज करते हैं और ये ड्यूरेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर देते हैं टर्मो की। नेक्स्ट कम्स द प्रिजर्वेशन ऑफ कोल तार। यहाँ पर कोल तार अप्लाई किया जाता है सरफेस के ऊपर, जिसको टैरिंग भी कहते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कोल तार ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर इज नोन एज टैरिंग। ठीक है ना। सो यहाँ पे फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता है और स्मेल भी आ रही होती है। नेक्स्ट कम्स द क्रिसोट ऑयल। क्रिसोट ऑयल अगेन जैसे तार होता है, तार से ही ऑयल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से यहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, जिसको क्रिसोट ऑयल बोला जाता है। ये क्रिसोट ऑयल जब आप टिम्बर के सर्फेस पे अप्लाई करते हो, प्रोसेस इज नोन एज क्रिसोटिंग या फिर बेथेल्स प्रोसेस के नाम से भी आप इसको जानते हो। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ टारवुड कोल। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिसोट ऑयल ऑलमोस्ट डबल्स द लाइफ ऑफ द टिम्बर। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज क्रिसोटिंग। क्रिसोटिंग बोला जाता है, TING होगा ये। ठीक है ना। विच ऑयल एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इतना इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस ऑफ टिम्बर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम्स द ऑयल पेंट्स और द सॉलिग्नम पेंट्स। ये भी क्या कर रहे हैं, और आपके जितने भी पेंट्स होते हैं ये वाटर के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके बाल गीले, अगर आप तेल लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, पानी बहुत देर में सूखेगा ना। तो जब भी आप ये ऑयल पेंट्स अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि इंटरनल किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना हो, अदरवाइज वो मॉइस्चर भी लॉक हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर ही अंदर पेड़ को सड़ा देगा। सो यू हैव टू मेक श्योर। क्लियर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स की। अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई, है ना। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट्स हैं। यहाँ पे बो हो गया, कप हो गया, स्प्रिंग हो गया, ट्विस्ट हो गया, और इस तरीके से ये दिखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बो कुछ इस तरीके से अगर हो गया टिम्बर, उसको बो बोलेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, दिस इज कप, इस तरीके से हो जा रहा है ना। तो दिस इज योर स्प्रिंग, और देखिए यहाँ पे ये ट्विस्ट हो जा रहा है, ट्विस्ट इस तरीके से ट्विस्ट हो जा रहा है। इस तरीके के डिफेक्ट को आप ट्विस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स दी डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस जो डिफेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले आते हैं चेक्स, जो कि एक तरीके के लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स होते हैं विच आर यूजुअली नॉर्मल टू द एनुलर रिंग्स। ठीक है ना। ये टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगेन दे रेडली एडमिट मॉइस्चर एंड एयर। क्लियर। तो क्रैक्स हैं, अगेन क्रैक्स आ गया तो जो स्ट्रेंथ है वो तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है बच्चों। नेक्स्ट कम्स दी शेक्स। अब ये दुबई वाला शेक नहीं है, ये डिफेक्ट वाला शेक है। अब ये शेक्स में क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशंस होते हैं बिटवीन द वर्ड, जैसे कि ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या होता है, ये जो आपके एनुलर रिंग्स है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकेज आ गया, इस तरीके से ब्रेकेज आ गया, या फिर यहाँ पे इस रिंग में ब्रेकेज आ गया कि बाकी रिंग से क्या हो गई, अलग हो गई। सो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशंस होते हैं इन द वर्ड बिटवीन द एनुलर रिंग्स। These lengthwise separation reduces the allowable shear strength without much effect on compressive strength and tensile values. The separation makes the wood undesirable when appearance is important. Both the shakes and checks, if present near the neutral plane of the beam, they may materially weaken its resistance to the horizontal shear. ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेक्स में जब आप बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के शेक होते हैं, जैसे कि हार्ट शेक होता है, कप शेक होता है, स्टार शेक होता है। यहाँ से हार्ट शेक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पे फाइबर्स क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं एक दूसरे से। अब मान लीजिए यहाँ पे अब क्या हुआ, हार्ट की साइड पे क्या हुआ, ये अब क्रैक्स हैं, ये मैं क्रैक्स बना रही हूँ। ठीक है ना, इस तरीके के क्रैक्स हैं। ये देखिए, ये इस तरीके के क्रैक्स बना रही हूँ मैं। ठीक है ना। जो हार्डवुड पे क्या है, कंपेरेटिवली जिनका मुंह बड़ा है और बाहर जाते हुए क्या हो गया है, मुंह छोटा हो गया है ना। इनको कहा जाता है हार्ट शेक। क्या कहा जाता है बच्चों, हार्ट शेक कहा जाता है। वहीं अगर इसका वाइस वर्सा हो, वाइस वर्सा बोले तो बाहर इन क्रैक्स का मुंह बड़ा है और अंदर जाते जाते छोटा हो गया। बाहर से आपने कभी देखा है पेड़ के इस तरीके से वो बने हो, तो इसको कहा जाता है स्टार शेक। क्या कहा जाता है, स्टार शेक कहा जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बाहर अगर क्रैक का मुंह बड़ा है, अंदर छोटा है, स्टार शेक। अंदर बड़ा है, बाहर छोटा है, हार्ट शेक। ठीक है ना, वही लिखा है। इट अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ हार्डवुड व्हेन ट्री इज ओवर मैच्योर्ड। क्रैक्स स्टार्ट फ्रॉम पिथ एंड रन टुवर्ड्स द सैपवुड। दीज आर वाइडर एट सेंटर एंड डिमिनिश आउटवर्ड्स। कप शेक्स में क्या होता है, दीज अपीयर्स कर्व्ड स्प्लिट, जो भी मैंने सबसे पहले बनाए थे ना इस तरीके से, ये आपके कप शेक्स होते हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में नहीं बनाए थे, इस तरीके से बताया था कि ये अलग हो जाते हैं फाइबर्स एक दूसरे से। ये यहाँ पे स्प्लिट आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट आ गया। ये कप शेक की निशानी है। किसकी निशानी है, कप शेक की निशानी है। उसको कप शेक्स कहा जाता है। और मान लीजिए पूरी रिंग में ऐसी थ्रेड आ गई, पूरी रिंग ही दूसरी रिंग से अलग हो गई। मान लीजिए पूरी रिंग में ऐसी थ्रेड आ गई,
कि ये पूरी रिंग ही क्या हो गई, इसके फाइबर डिस्टॉर्ट हो गए, अलग हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इसको उस केस में रिंग शेक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग शेक कहते हैं उस केस में, ठीक है ना। So these appear as curved slit which partly or wholly separates the annular ring from one another. It is caused due to excessive cross section on the sap present in the tree, especially when the tree is young. ठीक है ना, जब पेड़ आपका यूथ अवस्था में था, एक्सेसिव क्रॉस सेक्शन की वजह से ये कप शेक देखने को मिलता है बच्चों। नेक्स्ट ये आपका हार्ट शेक और सार शेक की इमेजेस हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट ये कप शेक और रिंग शेक का है। देखिए ये आपका कप शेप है, दिस इज योर कप शेक, मैंने बताया था ना इस तरीके से डिस्टॉर्शन। और ये देखिए ये रिंग शेक है आपका, पूरी रिंग पे जब आ जाएगा रिंग शेक, और खाली छोटे छोटे पोर्शंस पे आ रहा है तो कप शेक, पूरे रिंग पे आएगा तो रिंग शेक। नेक्स्ट कम्स द रिंग गैल्स। अब क्या होता है, ये बेसिकली सैपवुड क्या होता है, सैपवुड जो ब्रिक होता है ना, ब्रिक के सरफेस के ऊपर आपको एक स्वेलिंग सी दिखती है, जैसे आपके स्किन के ऊपर फोड़ा हो जाता है ना, तो और वो क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्वॉलन मास होता है। ये भी रिंग गैल्स भी क्या होते हैं, ये बेसिकली कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर्स ऑफ सैपवुड ओवर द वुड्स आफ्टर द ब्रांच हैज बीन कट ऑफ इन एन इरेगुलर मैनर। तो ये भी उस तरीके से क्या है, ये सैपवुड की ग्रोथ की वजह से क्या हो जाती है, जो स्वेलिंग होती है सरफेस ऑफ जैसे कहते हैं टिम्बर पे, उसको क्या कहा जाता है, रिंग गैल्स कहा जाता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द नॉट्स। नॉट्स क्या होते हैं, जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए इसकी ब्रांच अगर काट दी तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पोर्शन बन जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, नॉट। कुछ टाइम तक इसको पेड़ से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उसका नाम होगा लाइव नॉट। उस टाइम पे क्या बोला जाएगा, लाइव नॉट बोला जाएगा। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये डार्क पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में इसको क्या कहा जाएगा, उस केस में इसको क्या कहा जाएगा बच्चों, उस केस में इसको कहा जाएगा डेड नोट। क्या कहा जाएगा, डेड नोट, उस केस में इसको कहा जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, देखिए सबसे पहले होता है चिपमार्क, बेसिकली जो प्लेनिंग टूल्स होते हैं उनकी वजह से ये आता है चिपमार्क। देन कम्स द टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन बेसिकली अगर मान लीजिए कोई टूल गिर गया, देखिए कोई टूल गिर गया सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाएगा, उसको टॉर्न ग्रेन कहते हैं। देन कम्स द डायगोनल ग्रेन। डायगोनल ग्रेन इम्प्रॉपर कटिंग की वजह से आता है। और वेन क्या होता है, ओरिजिनली राउंडेड सरफेस होता है अगर टिम्बर का सेक्शन का, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, वेन कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से अलग अलग डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ब्लू स्टेन्स, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं, ब्लू स्टेन कहाँ अटैक करता है, ब्राउन रॉट कहाँ करता है, वेट रॉट कहाँ करता है, ड्राई रॉट कहाँ करता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम ब्लू स्टेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल वेरायटी होती है फंगी की, जो कि कहाँ अटैक करती है, सैप पे अटैक करती है, और उसका कलर क्या कर देती है, ब्लू कर देती है, इसलिए इसका नाम ब्लू स्टेन है। ब्राउन रॉट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, कुछ वेरायटी होती है फंजाई की जो कि अटैक करती है सेलुलोज पे, और उसका कलर क्या कर देती है, ब्राउन कर देती है, इसलिए इसका नाम ब्राउन रॉट है। व्हाइट रॉट में क्या होता है, जो लिग्निन होता है वो अटैक करता है कुछ स्पेशल वेराइटी ऑफ फंजाई, और उसका कलर क्या कर देता है, व्हाइट स्पॉट्स, बेसिकली वहां पे रिमूवल हो जाता है एक तरीके से लिग्निन का, और क्या हो जाता है, व्हाइट स्पॉट डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट रॉट कहा जाता है। तो ये कहाँ व्हाइट रॉट अटैक करता है, लिग्निन पे अटैक करता है। देन कम्स द ड्राई रॉट। ड्राई रॉट कन्वर्ट्स द टिम्बर इनटू द पाउडर फॉर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ फंजाई कन्वर्ट्स द टिम्बर इनटू पाउडर फॉर्म, कौन सा डिफेक्ट होता है, ड्राई रॉट होता है आपका। नेक्स्ट कम्स दी, अब वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वेट रॉट भी होता है। वेट रॉट बेसिकली केमिकल डिकम्पोजिशन होता है आपके टिम्बर के सरफेस का, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेट रॉट की कैटेगरी में आपका आता है। इसके अलावा हार्ट रॉट भी एक होता है, उसमें क्या होता है, बाहर से तो आपका पेड़ बिल्कुल आपको जिसे कहते हैं हरा भरा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, पर अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि उसकी हार्टवुड किसी स्पेशल वेराइटी ऑफ फंजाई से क्या हो गई है, इंटरेक्शन में आ गई है, जिसकी वजह से उस फंजाई ने उसके हार्टवुड तक क्या कर दिया है, पूरा खोखला खा दिया है। ठीक है ना, तो वो हार्ट रॉट कहलाता है उस केस में। अब बात करते हैं वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले विनियर्स की बात कर लेते हैं। So veneering is the process of manufacturing of wood products in which thin sheets of wood are produced which are known as veneers. Basically जो thin sheets होती हैं wood की, उसको क्या कहा जाता है, veneers कहा जाता है बच्चों। इनकी जो थिकनेस होती है 0.4 से 0.6 mm तक होती है, और 1 mm से ज्यादा इनकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए। मोस्ट प्रिफरेबल वुड फॉर veneers is walnut. नेक्स्ट कम्स द प्लाईवुड। प्लाईवुड विनियर से ही बनता है आपका, तो यहाँ पर लगभग जैसे कहते हैं मिनिमम 3 प्लाईवुड चाहिए होती है, मिनिमम 3 विनियर चाहिए होती है प्लाईवुड बनाने के लिए। सो उनको ग्लू किया जाता है हाई प्रेशर के तहत, 70 से 140 के अराउंड वो प्रेशर लगाते हैं। और बनाते हैं क्या, आपकी प्लाईवुड मिनिमम 3 होनी चाहिए, और 13 तक हम यूजुअली 3 to 13 लिखा है वहाँ पे। मिनिमम पूछा जाता है 3, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुड ग्लूड अंडर प्रेशर जो आप देख रहे हैं, so the wood which is glued under pressure from an odd number usually 3 to 13 of layers piles of veneers is known as plywood. 70 से 140 के अराउंड इसका प्रेशर रहता है। ठीक है ना। फेसेस क्या होते हैं, आउटर मोस्ट विनियर शीट्स को बोला जाता है।
core or center are plies that have grains direction parallel to the that of the faces. Cross brands क्या होते हैं? Plies which have grain direction perpendicular to that of the face are termed as cross brands. अब यहाँ पे देखिए एक और चीज पूछी जाती है कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। देखिए प्लाईवुड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है ऑल डायरेक्शंस में, सेम इन ऑल डायरेक्शन, इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये हमेशा याद रखिएगा, प्लाईवुड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। लेकिन अगर टिम्बर की आपसे बात करता है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन, तो टिम्बर की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन्स, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन्स टिम्बर के केस में। जबकि जो इसकी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होती है, सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। यूजेस की अगर हम बात करें प्लाईवुड की, तो आपको पता ही होगा, पार्टीशन के लिए, सीलिंग्स के लिए, डोर, कंक्रीट फ्रॉम वुड वर्क, प्लाईवुड बोर्ड्स। तो बेसिकली आप सभी को इनके यूजेस तो पता ही है प्लाईवुड के, ठीक है ना। ब्लॉक बोर्ड के लिए भी यूज में लेकर आया जाता है इसको। देन कम्स द फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड इज मेड फ्रॉम वुड एंड वेजिटेबल मैटर मोल्डेड इनटू शीट्स। कुछ इस तरीके से फाइबर बोर्ड दिखते हैं, आजकल ये बहुत चल रहे हैं मार्केट में, अगर आप देखेंगे ये बहुत चल रहे हैं, ठीक है ना। फाइबर बोर्ड कहाँ, ये बहुत चल रहे हैं, वेजिटेबल मैटर वुड से मिलाई बनी हुई ये शीट्स हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट, जैसे कि ये सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिवली, यूज फॉर वॉल्स एंड सीलिंग्स। मीडियम पैनलिंग के लिए यूज होते हैं, पार्टीशन वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं, हार्ड वॉल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, डोर्स, बसेस के लिए, बस बॉडीज के लिए, ठीक है ना। बस बॉडीज के लिए तो शायद जैसे कहते हैं अभी यूज में लेकर आया नहीं जा रहा है, उसको तो हटा दो, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो फाइबर बोर्ड बेसिकली आप लोगों ने आज के लिए बहुत कॉमन जिसमें देखा होगा, मोस्ट कॉमनली जो आपने देखा होगा पार्टीशन वॉल्स में देखा होगा, ठीक है ना। सीलिंग में भी देखा होगा फॉर श्योर, ठीक है ना। मीडियम पैनलिंग में भी फॉर श्योर इसको देखा होगा। तो ये आजकल बहुत चल रही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज, ये मैंने ये अगर मैं सेल्फ की बात बताऊं तो ये मैंने जो आपके सड़क के किनारों पे बैठने के लिए नहीं बनाते हैं, है ना, ऐसे ही कुछ कॉफी शॉप्स हैं, कॉफी शॉप्स के बाहर उन्होंने आजकल ये बाहर लगाया हुआ है, फाइबर शीट से बना हुआ है वो भी, ठीक है। कंपैरेटिवली देखो वहां पे लिखा है ना हार्ड वॉल्स के लिए भी, तो यहाँ पे इसको या तो किसी और मटेरियल के साथ ऐड ऑन करके या तो बिल्कुल प्लेन फॉर्म में भी जिसे कहते हैं लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब फ्यूचर एप्लीकेशन काफी है फाइबर बोर्ड्स की, ये समझिए आप, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका टिम्बर के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइन।